नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, केवीएस, डीएसएसबी या सुपर डेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों, ये चैनल खास आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, आज एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, संपूर्ण पेडागोजी ईवीएस की संपूर्ण पेडागोजी कवर करेंगे। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में कवर करेंगे। हर टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे पेडागोजी ईवीएस की। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही ज्यादा इस वीडियो से आने की संभावना है। 10 से 15 नंबर इस वीडियो से आने की संभावना है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, कवर की है, कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में मोस्टली सारा सिलेबस आपका ईवीएस का कवर हो जाए वेरी शॉर्ट में शिक्षण शास्त्र ईवीएस, शिक्षण शास्त्र ईवीएस पेडागोजी। तो साथियों, इसमें टॉपिक जो है पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के, तो हम बात करते हैं पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की, तो हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण का क्षेत्र क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन का क्या क्षेत्र होता है, क्या संकल्पना होती है, इस टॉपिक की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण का एकीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है। उसके बाद बात करेंगे हम पर्यावरण शिक्षण की। उसके बाद हम बात करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण समस्याओं की, साथ ही साथ हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की। तो प्यारे साथियों, हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की, पर्यावरण क्षेत्र की, पर्यावरण संकल्पना की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की, हम बात कर रहे हैं संकल्पना की, हम बात कर रहे हैं संकल्पना की। तो पर्यावरण, सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन होता क्या है? पर्यावरण शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमको प्राप्त होता है परि प्लस आवरण। हमको प्राप्त होता है परि प्लस आवरण, हमको प्राप्त होता है, जिसमें परि शब्द का क्या अर्थ होता है प्यारे साथियों? परि शब्द का अर्थ है चारों ओर से, आवरण शब्द का अर्थ है घिरा हुआ, ढका हुआ। चारों ओर से घिरा हुआ, ढका हुआ जो क्षेत्र होता है हमारा, उसका हम अध्ययन करते हैं, वह हमारा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो साथियों, हम बात करें यदि क्षेत्र की, तो पर्यावरण का कौन कौन सा क्षेत्र है? जितना भी मानव मनुष्य क्षेत्र है, मानव है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, मानव, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, जितना भी स्वास्थ्य संबंधित है, ये हमारा क्षेत्र कहलाएगा पर्यावरण का। मानव, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारा स्वास्थ्य। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमारा आता है सजीव, जैविक और अजैविक घटकों के बारे में, दोनों चीजों के बारे में संपूर्ण विस्तार चर्चा करते हैं, वे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के में आता है। मानव और स्वास्थ्य, ये पर्यावरण के कुछ मुख्य क्षेत्र होते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं पर्यावरण की संकल्पना के बारे में। पर्यावरण की क्या संकल्पना है? जब हम बात करते हैं पर्यावरण संकल्पना की, तो तीन मुख्यतः पर्यावरण की संकल्पनाओं को तीन कारक हैं पर्यावरण संकल्पना के। मुख्य कारक तीन हैं, वह कारक हैं जलीय कारक, कारक है जलीय कारक, दूसरा कारक है हमारा भौतिक कारक, जलीय कारक, भौतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, ये तीन मुख्यतः कारक हैं हमारे पर्यावरण की संकल्पना के, तीन मुख्यतः कारक हैं। तो प्यारे साथियों, जलीय कारक में क्या होता है? जलीय कारक में जीवित, सजीव, कीड़े मकोड़े, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, तो हमारा जलीय कारक कहलाता है। अब बात आती है भौतिक कारक क्या होते हैं। भौतिक कारक बहुत ही एक तो इंटरेस्टिंग बात है कि जो ऊर्जा है हमारी, ऊर्जा हमारी भौतिक कारक में आती है, एक बात। दूसरी बात, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं ये हमारी भौतिक कार्य में, जैसे कि निर्जीव वस्तुओं में कीबोर्ड, माउस, मार्कर, जितना भी भौतिक वस्तुएं हैं ये हमारी सारी की सारी भौतिक कार्य में आती हैं, निर्जीव वस्तुएं और साथ ही साथ ऊर्जा। अब साथियों, बात करते हैं सांस्कृतिक कारक की। तो सांस्कृतिक कारक में हमारे रिश्ते, नाते, समुदाय, दोस्त, मित्र, परिवार, ये हमारे सांस्कृतिक कारक में आते हैं। आपने
साथियों क्या क्या सीखा? पर्यावरण की परिभाषा सीखी, आपने सीखा क्षेत्र सीखा, आपने सीखा पर्यावरण की संकल्पना। तो प्यारे साथियों, जब आपने इतना सीख लिया है तो बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण। पर्यावरण शिक्षा का क्या एकीकरण है? तो साथियों ध्यान देने वाली बात है कि पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण एक विषय है जिसमें समाहित किया गया है इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नैतिक शास्त्र, विज्ञान, या हम कहें कई विषयों का एक सम्मिलित विषय बनाया गया है जिसको हमने कहा है पर्यावरण शिक्षा। और साथियों एक खास बात इसकी है कि यह एक ऐसा विषय है जो वास्तविक जीवन से हमारा जुड़ाव करता है, वास्तविक जीवन से जुड़ाव रखने वाला विषय है। पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण से हमारा यही तात्पर्य है। तो जब हमने पर्यावरण की एकीकरण का तात्पर्य सीख लिया तो हम एक बात ये भी सीख लें कि पर्यावरण शिक्षा कब से प्रारंभ होती है, कब से एक बालक को पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा बालक में कब से दी जाती है पर्यावरण शिक्षा? तो साथियों कक्षा 1 और 2 के बालक को पर्यावरण शिक्षा नहीं दी जाती, कक्षा 3, 4, 5 के बालक को पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है। एनसीएफ 2005 इसकी वकालत भी करता है, इसकी सिफारिश भी करता है। तो साथियों अब बात करते हैं हम सतत और व्यापक मूल्यांकन की। हम बात कर रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। क्या होता है सतत मूल्यांकन और क्या होता है व्यापक मूल्यांकन? साथियों सतत मूल्यांकन जो वे मूल्यांकन है कि जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर मूल्यांकन, जब किसी बालक का निरंतर मूल्यांकन होता है वह सतत मूल्यांकन होता है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक 3 कौशल होते हैं जिसमें से किसी भी एक पक्ष का यदि मूल्यांकन हो रहा है वह सतत मूल्यांकन के अंतर्गत होता है। ध्यान देने वाली बात, अगर मैं फिर रिपीट करता हूं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष में से किसी भी एक तरीके का मूल्यांकन हो रहा हो लेकिन मूल्यांकन निरंतर और सतत चल रहा हो, उस तरीके के मूल्यांकन को हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत यदि ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चल रहा हो लेकिन सर्वांगीण विकास, बालक के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन हो रहा हो, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन हो रहा हो, जिसमें भावनात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन हो रहा हो, जिसमें क्रियात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन हो रहा हो, वह हमारा कहलाएगा व्यापक मूल्यांकन। उम्मीद करते हैं साथियों आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन समझ में आया होगा। तो जब आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन समझ में आ गया है तो साथियों चलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री पे। एक बालक को कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियां किस तरीके से दी जाती हैं? शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जिसको हम बोलते हैं टीएलएम, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बहुत ही, जब हम लोग पढ़ते थे बहुत ही कम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के परिवेश में शिक्षण सहायक सामग्री बहुत ही अत्यधिक तरीके से प्रयोग किया जाता है। साथियों 3 तरीके की शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं। पहली होती है दृश्य सामग्री, पहली होती है दृश्य सामग्री, और दूसरी हमारी कहलाती है श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, और तीसरी हमारी कहलाती है दृश्य श्रव्य सामग्री, कहलाती है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो साथियों कौन दृश्य सामग्री में क्या क्या आता है और श्रव्य सामग्री में क्या आता है और दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या आता है, उदाहरण से आपको समझाता हूं। मैप, चार्ट, ग्लोब, मैप, चार्ट, ग्लोब, ये आदि ये हमारे आते हैं दृश्य सामग्री में, क्योंकि हम देखते हैं दृश्य तरीके से देख करके हमारे शिक्षण में सहायक होती है सामग्री, ये दृश्य सामग्री मैप, चार्ट, ग्लोब। वहीं श्रव्य सामग्री में टेप रिकॉर्डर और
रेडियो, ये सारे हमारे आते हैं रिकॉर्डर और रेडियो, ये हमारे आते हैं श्रव्य सामग्री में। और दृश्य श्रव्य सामग्री में हमारी टीवी, प्रोजेक्टर, आजकल प्रोजेक्टर का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, इंट्रोडेटिव स्मार्ट क्लास का प्रयोग किया जा रहा है, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है द्रव्य श्रव्य सामग्री के लिए। प्रोजेक्टर, टीवी, प्रोजेक्टर और लैपटॉप आदि ये हमारे द्रव्य श्रव्य सामग्री में आ जाते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, तो ये साथियों चार्ट है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि मैप कौन सा सामग्री है या टेप रिकॉर्डर कौन सी सामग्री है, आपको पता होना चाहिए। व्यवहारिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो साथियों आपने दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री भी पढ़ ली, अब पढ़ेंगे शिक्षण समस्याएं। क्या क्या शिक्षण समस्याएं आती हैं। एक बालक यदि पर्यावरण शिक्षा में रुचि नहीं दे रहा है, एक बालक यदि पर्यावरण शिक्षा में रुचि नहीं दे रहा है तो उसका पूरा का पूरा दायित्व एक अध्यापक पे जाता है, अध्यापक की टेक्निक पे जाता है, शिक्षण विधियों पे जाता है, शिक्षण सूत्रों पे जाता है कि वह हो सकता है शिक्षण विधियों और शिक्षण सूत्रों का सही तरीके से इस्तेमाल ना कर रहा हो। तो एक अध्यापक को सही विधियों और सही शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण शिक्षण में बालकों की रुचि को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे बालक के शिक्षण सहायक शिक्षण समस्याओं को दूर किया जा सके। अब साथियों बात आती है शिक्षण विधियों की, बात आती है शिक्षण विधियों की। सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शिक्षण विधियां आपके ईवीएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ये इन विधियों को विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो साथियों आपको मिलेगी भ्रमण विधि, इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। भ्रमण विधि, अन्वेषण विधि या खोज विधि जिसको बोलते हैं, अन्वेषण विधि या खोज विधि, जांच पड़ताल विधि, जांच पड़ताल विधि, पड़ताल विधि, जांच पड़ताल विधि, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगी परियोजना निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि देखने को मिलेगी। जांच पड़ताल विधि और निरीक्षण विधि, ये इतनी विधियां आपको देखने को मिलेंगी ईवीएस में। भ्रमण विधि, अन्वेषण तथा या खोज विधि, जांच पड़ताल विधि और निरीक्षण विधि, ये चार तरीके की विधि हैं। आने वाली वीडियो में आप इन सभी विधियों को विस्तार से समझाएंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।